हेलो एवरीवन। अब जो प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था हमने उसके ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। अब इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें आपको सभी खंड करने हैं। ये सभी के सभी आपके 2-2 नंबर के सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आया था इसमें, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जरूरी नहीं कि ये प्री बोर्ड में आपका 2 नंबर का आया है तो बोर्ड में भी 2 ही नंबर का आएगा। ये सवाल 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले से ही मैंने सॉल्व कर रखे हैं, समझा देता हूँ मैं। तो इसमें सिद्ध करना था जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, और सॉल्व करते चले जाएंगे। लास्ट में पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर होगी क्या, है परिमेय। ठीक है, तो स्टार्ट करते, जब हमने इसे मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप की हमें है, तो उसे p/q के रूप में लिख दिया हमने। √3 बराबर p/q, जहाँ पर आपका p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और q जो बटे वाली संख्या है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, और एक कंडीशन और है, जो p और q है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। केवल एक एक तो ऐसी संख्या है जो हर किसी का गुणनखंड होती है, तो एक के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 को इस तरह से लिख दिया हमने, p/q को पहले लिख दिया और √3 को बाद में लिख दिया। अब हम यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो यहाँ से आ जाएगा p का स्क्वायर, p² ये, फिर बटे में q² ये, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 गुणा √3, यानी ओनली 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे इधर पहुँचा देंगे, इसे नीचे इधर ले आएंगे। ठीक है, 3 इसके बटे में जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 3 की जगह भेज देंगे, तो ये लिख दिया। इससे लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि p² को हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, और भाग देने के बाद क्या आ रहा है, q² आ रहा है। यानी 3 से जब p² को काटा तो q² बार कट गया। हम जानते हैं q तो एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, तो उसका पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि p² 3 से विभाज्य है, p² 3 से विभाज्य है। ठीक, यानी डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे कि 9 का वर्ग क्या होता है, 81। यदि ये 3 से कट जाएगा तो 9 भी 3 से कटेगी, कटेगी पक्का। तो हम कह सकते हैं p भी 3 से विभाज्य होगा। p 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो p का एक गुणनखंड है। ठीक है, यदि हम कह रहे हैं 9 जो है 3 से कट जाएगा, विभाज्य है, तो इसका मतलब 9 जो है, 9 में जो है 3 जो है 9 का एक फैक्टर आएगा, 3 जो है 9 का एक फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। ठीक है, हमने लिख दिया यो 3 जो है p का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि यही वाली लाइन जो थी, क्योंकि p जो है 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, यानी कि जब p को हम 3 से भाग देंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, काट कटेगा तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, विभाजित है तो उसे हमने m मान लिया। और m क्या है, एक संख्या पूर्णांक है, इंटीजर है। कैसी संख्या है, m पूर्णांक है। तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p का मान ये आ जाएगा। अब p का जो मान है समीकरण नंबर 2 में ही रख दिया, इस वाली समीकरण नंबर 2 में p की जगह रखना हमें, ये रख दिया हमने। 3m का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर q², और 3m का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 9m² आ जाएगा। ठीक है, 9m² बटे में 3, 3 से इसे काट देंगे, यहाँ 3 बार कटेगा, 3m² बराबर q²। 3 चला जाएगा q² के बटे में, q के बटे में चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मैंने पहले लिख दिया, इसे मैंने बाद में लिख दिया। क्योंकि आपका जो है m जो है एक पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक इंटीजर थी, तो पूर्णांक किसी भी पूर्णांक का वर्ग करोगे तो भी वो पूर्णांक ही रहेगी।
ठीक है, यानी कि हम इस समीकरण नंबर 3 लिख दिया हमने इसे, और इससे अब हम कह सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब जब क्यू स्क्वायर यानी किसी संख्या का वर्ग यदि 3 से विभाज्य है तो वो खुद भी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो क्यू का भी एक गुणनखंड है। 3 जो है क्यू का एक गुणनखंड है, यानी जो 3 है वो पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक है, 3 जो है पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हमने जो शुरुआत में लिखा था ये वाली कंडीशन कि पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं एक के अतिरिक्त, लेकिन यहाँ तो 3 इसका एक फैक्टर आ गया दोनों का, तो हम कह सकते हैं यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं एक के अतिरिक्त। यहाँ पर तो ये गुणनखंड आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम लिख सकते हैं ये, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √3 एक परिमेय संख्या है यह गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अब हम अतः लिख सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक कर देंगे जैसे ही, तो ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे समझ लेना अच्छे से, यदि एक बार मैंने समझ में आए तो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, द्विघात बहुपद ताप का x² - 3 के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था हमें। ठीक है, तो बहुपद तो हमारे x² - 3 है, यदि इसके शून्य अगर हमें निकालने हो शून्य के लिए, तो जो भी बहुपद आपको दे रखा है इसे 0 के बराबर लिख देंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3 राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x² बराबर 3 आ गया, तो x अब स्क्वायर को हटा देंगे इसके, तो यहाँ पर √ चल जाएगा और प्लस माइनस, यानी प्लस वाला x का मान +√3 और -√3 दोनों आ गए। ठीक है, यही इसके क्या है, शून्यक है। तो बहुपद के जो शून्यक हो गए हमारे ये हो गए दोनों, √3 और -√3। अब हमें इसके बीच में ज्ञात करना संबंध गुणांकों और शून्यकों के बीच। गुणांक क्या है इसके, जैसे ये बहुपद हमारा x² - 3, तो x² का गुणांक 1 है, ये कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं तो x का गुणांक 0 है यहाँ पे, तो उनके बीच में निकालना। तो शून्यकों का योग देखते हैं सबसे पहले। शून्यकों का योग, यहाँ पे जो शून्यक थे हमारे ये थे, इनको यदि जोड़ देंगे तो जोड़ने पर तो 0 आ जाएगा। और शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है ही नहीं, x वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि जो आपके पास बहुपद था ये था x² - 3, ये था बहुपद, इसमें x वाला टर्म नहीं है, नहीं है तो x का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 0 है, और x² का गुणांक 1 है, तो बटे में 1 लिख दिया। यानी कि 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस लगाकर 0/1, और यही रूप इसका संबंध कहलाता है। तो ये तो योग का संबंध हो गया। अब लिखते हैं इसके शून्यकों का, ये सत्य बात है, योग भी शून्य है और इससे भी शून्य ही आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकालने लगे, √3 और -√3 की गुणा करनी, तो माइनस तो आ ही जाएगा और √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आया तुम्हारा गुणनफल -3, -3 अब फॉर्मूले से भी आना चाहिए, यानी कि इस हिसाब से लिख सकते हैं संबंध में। इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी C/A होता है ना उससे। तो अब हमारे पास तो ये है, तो इस रूप में लिख सकते हैं इसे, -3/1। एक हमारा x² का गुणांक है और अचर पद यानी कांस्टेंट हमारा कितना है, -3, ये कांस्टेंट था हमारा। ठीक है, तो ये लिख दिया, यही इसका जो है क्या है, संबंध है। क्योंकि दोनों बातें सही हैं, जब हम इसे ऐसे लिख रहे हैं तो ये -3 ही है, अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये आपका, ये सिद्ध करने का है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है,
तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली। अब हमें इसे लेकर आना है ये, तो साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो साइन कोस में यहीं से कन्वर्ट करते चलेंगे। तो सेक को हमें बदलना कोस में, सेक का फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, इसकी जगह लिख देंगे दोनों सेक की जगह। तो 1 + 1/कोस कोस ए, और यहाँ पर भी 1/कोस ए। अब कोस ए तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में तो एक है, इसके बटे में कोस है, तो कोस ए एलसीएम आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एक से, तो कोस ए +1 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ और एलसीएम सेम ही है। अब बटे में ये तो ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये बटे में इसके, और ये यानी कि ये वाली संख्या जाती कोस से ऊपर, और ये आता नीचे, तो यहाँ पर ही काट दिया हमने इन दोनों को। ऊपर बच गया कोस ए +1 और नीचे बच गया 1। अब इसे कोस ए +1 को हमने लिख दिया 1 + कोस ए, 1 + कोस ए। अब या तो अगर हमने यहीं तक छोड़ दिया और हमसे मान लो ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे अब, और राइट हैंड साइड ये जो है इसे लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। और इसे सोल्व करने के बाद ये आ जाना चाहिए आपका, ये यदि आएगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। और यदि लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है तो 1/1 + कोस ए लिखने के बाद इसका हमें करना परिमीकरण, परिमीकरण गुणा का निशान लगाएंगे, जो भी लिखा हुआ वही लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर लिखेंगे। यहाँ 1 + कोस ए है तो 1 - कोस ए ऊपर भी लिख देंगे और बटे में भी लिख देंगे, गुणा भाग करनी यानी, ठीक है। परिमीकरण का मतलब गुणा भाग। तो ऊपर वाला जो हो गया, ऊपर वाला तो आपका बन गया जैसे कि फॉर्मूला आपका a² + b² का, a + b और a - b यदि है लिखा हुआ तो उसे हम a² - b² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a + b, और ये है a - b, तो a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, cos² a, बटे में जो है ऐसे लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। अब यहाँ से कोस को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा आ जाएगा। यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin² थीटा, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया sin² a, और बटे में जैसा वैसे लिख दिया। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, sin² a/1 - कोस ए। तो राइट हैंड साइड आ गई इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य है। तो ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इनकी बारंबारता संगत। इस वर्ग की ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इस प्रकार लिखा हुआ। इसका समांतर माध्य में ज्ञात करना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, यानी क्लास इंटरवल लिखते हैं इसे। फिर लिखा बारंबारता, ये दोनों तो हमें दे रखी, इसे हम एफ भी लिख सकते हैं इसे, और या फिर एफ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो लिखा हुआ था हमारे पास वर्ग अंतराल ये लिखा 0 से 7 में 7, 30 की बारंबारता, 0 से 10 में 7, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 8। तो इस प्रकार हमने लिख दिया ये। इसके बाद हम निकालते हैं इसका मध्य बिंदु, यानी वर्ग चिन्ह, इसे एक्स आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये कैसे निकालते हैं, जो ये वर्ग वर्ग दे रखा हमें, ये 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिए, तो 10/2 हो गया, 2 से काट देंगे 5, 5 आ जाएगा। ऐसे ही इससे दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करनी, तो 10 और 20 30, 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। इनके बीच की संख्या आ रही 20 और 30 के बीच में आएगी 25, 30 और 40 के बीच में आएगी 35, 40 और 50 के बीच में 45, 50 से 60 के बीच में 55, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे इन दोनों की गुणा, एफ एफ की और एक्स की। तो 7 पंजे 35, 5 की 15 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 35 की और 13 की गुणा करेंगे तो 455 आ जाएगा, 20 की और 45 की गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा, और 7 की और 55 की गुणा करेंगे तो 385 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके हमने लिख दिया। इसके बाद हम जिन्हें जोड़ते हैं, किसे किसे, जितनी भी बारंबारताएं हैं ये सारी की सारी, इन सबको जोड़ते हैं।
तो इसे सिग्मा एफ या समेसन एफ कहते हैं। तो इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 60। देखो 20 और 13 और 7 20, 20 और 20 40, 8 5 13, 13 और 7 20, यानी 40 और 20 60। ठीक है। और ये जितनी भी हमारे पास एफ एक्स आया है यानी गुणा करके, इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के आएगा तुम्हारा 2050, 2050। इसे बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। अब हमें माध्य निकालना, समांतर माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ। इसका जो योग आया है वो आया ये 2050। अब बटे में इसका योग क्या था 60। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0 कटने के बाद ये बच गया 6 से, इसे भाग दे देंगे, 6 3 18, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 6 चौक 24, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा 10, 6 ही कम 6, बचेगा 4, हो जाएगा 40, 6 छंग 36, 6 6 ऐसा आता रहेगा, यो 34.16 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, दो घन हैं आपके पास जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक घन का आयतन ये दे रखा है, दो घन थे हमारे पास। ठीक है, क्यूब, उनको मिलाकर एक घनाभ बना दिया। ठीक है, यानी ठोस बना दिया घनाभ। माना इस घन की जो लंबाई है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है, तो लंबाई एल है, चौड़ाई भी एल होगी, ऊंचाई भी एल ही होगी दोनों की। ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो लंबाई अब डबल हो जाएगी। इन दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया है। तो जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद जो है लंबाई डबल होगी, एल और एल मिलकर 2L हो जाएगी। चौड़ाई उतनी ही रहेगी, मोटाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई यानी मोटाई उतनी ही रहेगी। तो अब इसकी जो लंबाई है वो 2L हो गई, चौड़ाई L, ऊंचाई भी L। ठीक है, घनाभ का, ठोस का। ठीक है। तो हमें निकालना इसका प्रत्येक घन का आयतन हमें दे रखा था 1331। घन का आयतन का फॉर्मूला हो तो भुजा की घात 3 बराबर लिख दिया, भुजा मतलब एल, एल थी हमारी, एल की घात 3 बराबर ये। तो ये जो होता है 1331 11 का घन होता है। नहीं पता तो डिवाइड कर लेना फैक्टर करके, ऐसे 13 से काट काट के ये आ जाएगा, 11 से काट काट के 11 3 बार आ जाएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 11 का घन आ जाएगा यो। तो घन हटा देंगे दोनों तरफ से, तो एल का मान 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल आ गया हमारे पास। अब इस ठोस का हमें निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया है। फॉर्मूला इसका ये है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, हम उसे इस रूप में लिखते थे, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो लंबाई हमने एल के रूप में ही मान रखा सबको। तो लंबाई 2L हो जाएगी, चौड़ाई एल, चौड़ाई एल, ऊंचाई भी एल, ऊंचाई एल लेकिन लंबाई 2L। इन सब की गुणा करेंगे तो 2L स्क्वायर, एल स्क्वायर, 2L स्क्वायर, 2 और 2 4 और 1 5, 5L स्क्वायर, गुणा कर देंगे 10L स्क्वायर आ जाएगा। एल का मान हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ चुका है, तो एल की जगह 11 रखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होगा है, गुणा करेंगे तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यदि बिंदु आपका एक्स वाई है, जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो एक्स और वाई का रिलेशन ज्ञात करना, संबंध। ठीक है, दो बिंदु हैं, इसे हमने ए मान लिया और इसे हमने बी मान लिया, और इनके बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने, वो इसे हमें एक रेखा पर भी ले सकते हैं और रेखा से दूर भी ले सकते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने रेखा पे ले लिया, तो ए यहाँ से इसे ए, इसे ओ मान लिया, तो ए ओ और बी ओ आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब हमें ए ओ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर बाद में बी ओ की। तो सबसे पहले ए ओ की निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ये जो पहला पॉइंट ए था, इसे हमने कह दिया x1 y1, इसे कह दिया x2 y2। तो रख देंगे x2 की जगह x, x1 की जगह 3, y2 की जगह y और y1 की जगह 6 रख दिया। ये आ गया। फिर अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी बी ओ, तो लिखा हमने ओ बी। तो फिर से इन दोनों को लिखा, फिर से अब इसे x1 इसे इसे कह दिया x1 y1, इसे x2 y2। दो बिंदु के बीच की दूरी बी ओ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही। यहाँ पे x2 -3 और x1 x, y2 4 और y1 y, ये आ गया। यानी कि ए ओ बराबर बी ओ है पहले से ही। दोनों के बीच की दूरी उस पॉइंट की, जो पॉइंट ओ है, दोनों से पॉइंट से बराबर दूरी पर था, तो इसे लिख देंगे। इसे हम, ये जो मैंने करा है इतना, ये इसे ना लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यहाँ से। भाई यहाँ पर क्यों है डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के आप डायरेक्ट लिखें, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख देना। जैसे कि हम लिखना चाह रहे थे, जैसे कि इनके बीच की दूरी याद करनी थी ए ओ की, तो इसमें से इसे घटा के लिख दो ओ में से ए को। तो x -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, y -6 का होल स्क्वायर। और इसे जब लिखते तो b में से o को घटा कर लिख रहे हैं, मान लो ये इसमें से इसे भी घटा कर लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा क्या है, तो -3 में से इसे घटा कर लिखा का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और 4 में से y को घटा कर लिखा है ये वाला। ये दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद अब हमें हटाना है ये रूट, अंडर रूट। तो हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, हट गया वो। अब इनका होल स्क्वायर खोलना हमें सबका। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, a - b का होल स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर खोल देंगे तो ये तो a - b की तरह है, तो a² + b² -2ab, यानी 3 दूनी 6x, ये आ जाएगा। और जब इसे खोल लेंगे तो y का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 होता है, और -2ab के 6 दूनी 12 y आ जाएगा। इसे भी खोल देंगे ऐसे ही। देखो -3 और -x का होल स्क्वायर, यदि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 3 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1 जो कॉमन लिया उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 + x का होल स्क्वायर ही है ये जो लिखा हुआ। तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पर, और फिर इसका भी खोल देंगे, ठीक है। खोलने, अब मैं यदि मैंने इसे प्लस नहीं किया तो हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुसार कर देंगे। पहली संख्या का वर्ग -3 का वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग -1 x का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा पहली संख्या -3 गुणा दूसरी संख्या -x। तो इसका तो हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा x², और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6x, ये आएगा। और जो इसका स्क्वायर करा हमने वो ये था, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे x² से x² कटेगा, y² से y² कट जाएगा, बाकी 6x² को यहीं लिखा, और ये जो माइनस का 6x² है इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है अब माइनस के 8y ऐसे ही लिख दिया यहाँ, ये माइनस के 12y को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x और y वाले इधर कर दिए हमने, और जो नंबर है 45 ऐसे ही लिखा, और 9 और 16 को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट में, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, या दोनों को जोड़ के फिर ले आओ तब ये आ जाता 45 - 25, घटा देंगे 20 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, 6 और 6 आपका 12 हो गया, 12y में से 8y घटाएंगे 4y आएगा। अब ये आएगा तुम्हारा 12y + 4y = 20, तो इसे मैंने यहाँ लिखा और 20 को लिखा इधर। अब यहाँ पर देखो सारे की सारी संख्याएं 12, 4, 20, ये सब के सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 कम 4 और 4 पंजे 20, तो 3x + y = 5। ये आपका अभीष्ट संबंध है, रिलेशन है x और y में। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसमें आपको 6 सवाल थे ये, तो 6 के 6 हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सभी कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उस नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।